हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी चैम्पियंस। आज हम लोग यूनियन बजट 2024-25 देखेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, यूनियन बजट हो गया, ठीक है, बिहार का बजट हो गया, बिहार का सर्वे हो गया, ठीक है, यूनियन का सर्वे हो गया। इस चारों को कंबाइन करके कम से कम 4 से 6 क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। तो हम लोग इसको डिटेल में देखेंगे, क्योंकि रीज़न इसके पीछे ये है कि आफ्टर द इंटरिम बजट, जब इलेक्शन फॉर्म गवर्नमेंट बना तो उसके बाद से यूनियन बजट आया, ठीक है। तो हम एक एक करके देखते हैं मेजर पॉइंट, क्योंकि यहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो ठीक है, इसके लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो एक एक करके देख रहे हैं, ठीक है। यूनियन बजट 2024-25 23 जुलाई 2024 को मतलब लेकर आया गया, ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, वो तो आपको मालूम ही होगा, बट हाँ, एक और क्वेश्चन है कि फाइनेंस मिनिस्टर जो भी हैं, ठीक है, वो अभी तक लगातार कितने बार बजट प्रस्तुत किए हैं, ठीक है। तो ये मेजर क्वेश्चन रहा है कि मतलब कंटिन्यू हाउ मेनी टाइम सी ब्रॉड दी बजट, ठीक है, ये आंसर दीजिएगा। और सबसे ज़्यादा बार बजट लाने वाला कौन सा बंदे हैं, ठीक है, इसका भी आंसर दीजिएगा मुझे। कोशिश ये कीजिएगा कि जब आप यूनियन बजट देख रहे हैं तो ट्राई टू रिलेट विद द बिहार बजट, ठीक है। जैसे टेक एग्जांपल, बिहार बजट का डेफिसिट कितना है, फिजिकल डेफिसिट कितना है, ठीक है, फिर यूनियन बजट का कितना है, ठीक है, फिजिकल डेफिसिट। तो ये सारा पॉइंट को लिंक जब कीजिएगा ना तो ईजी रहेगा याद करने के लिए। तो एक एक करके हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट कवर करेंगे एंड कोशिश ये करें कि दोनों के बीच कन्वर्जेंस हो, ठीक है। कन्वर्जेंस होगा तो हमारे को याद करने में बहुत ईजी होगा, ठीक है। जो यूनियन बजट है, ठीक है, वो आर्टिकल 112 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को मेंशन किया गया, बट हाँ, नॉट एज अ बजट, ठीक है। सो नोवेयर कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया कि बजट वर्ड का नाम नहीं यूज़ किया गया। तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है इन द फॉलोइंग, ठीक है। बट हाँ, क्या नाम दिया गया, तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ओके। तो यहाँ तक क्लियर है कौन सा आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 112। अब आप मुझे ये बताइएगा कि फाइनेंस कमीशन कौन सा आर्टिकल में है। चलिए मैं एक एक करके ऑप्शन देता हूँ। क्या ये आर्टिकल 380 में है, आर्टिकल 124 में है, या आर्टिकल 280 में है? आंसर इट। इसका आंसर होगा आर्टिकल 280, ठीक है, फाइनेंस कमीशन। क्योंकि अभी रिसेंटली 16 फाइनेंस कमीशन फॉर्म हुआ है। इसका चेयरमैन से क्वेश्चन आ सकता है कि कौन बंदा चेयरमैन है, कौन कौन मेंबर हैं, ठीक है। तो एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि 15 से क्वेश्चन किया था। तो यहाँ तक क्लियर है। आर्टिकल 112 में एनुअल फाइनेंस स्टेटमेंट की बात की गई है। 23 जुलाई 2024 को यूनियन बजट प्रस्तुत किया गया बाय निर्मला सीतारामन 7 टाइम, कंटिन्यू 7 टाइम, ठीक है। याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा मोरारजी देसाई प्रोड्यूस किया 10 टाइम, ओके, एज अ फाइनेंस मिनिस्टर। अब बड़ा सा एक क्वेश्चन है कि ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर ने तो बजट को प्रस्तुत किया, बट बजट को बनाता कौन है, ठीक है। तो बजट को प्रिपेयर करने वाला डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर है, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आता है। तो याद रखिएगा ये वाला। अभी रिसेंटली इंटरव्यू 69th का हो रहा है, राइट। उसमें एक क्वेश्चन किया गया था कि बजट को प्रिपेयर कौन करता है, ठीक है। सो प्लीज़ आप देख लीजिएगा। तो बजट तो मालूम है कि ये एक एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ठीक है, कितना खर्च हो रहा है, कितना आ रहा है, ऐसे करके, ठीक है। तो इनकमिंग एंड द आउटगोइंग, ठीक है। तो जब भी हम पैसा निकालते हैं बजट से, उसके लिए हम एक बिल लाते हैं जिसका नाम है अप्रोप्रिएशन बिल, ठीक है, रिमेंबर दिस, ठीक है, फॉर द एक्सपेंडिचर पर्पस। एंड ये कहाँ पास होता है, तो केवल लोकसभा में पास होगा, तो याद रखिएगा, ठीक है। और मगर हाँ, इनकमिंग के लिए, इनकमिंग में क्या होता है कि पैसा आ रहा है तो उसके लिए बहुत सारा रिफॉर्म लेना होता है टैक्स में, ठीक है। तो वो एक फाइनेंस बिल के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो देखा गया तो टोटल रिसिप्ट इस साल का रहा कि ₹32.07 लाख करोड़, ठीक है, एक्सक्लूडिंग द बोरोइंग, ठीक है। नेट टैक्स से रिसिप्ट कितना है, जो टैक्स आया वो कितना आया, तो ₹25.83 लाख करोड़, ठीक है। सारा चीज़ करोड़ में ही देख लीजिएगा। अब हम आते हैं, बजट में 2 प्रकार होते हैं, ठीक है। एक पार्ट होता है रेवेन्यू पार्ट और दूसरा एक्सपेंडिचर पार्ट। अब रेवेन्यू पार्ट में भी 2 पार्ट होता है, ठीक है। एक होता है कि रेवेन्यू रिसिप्ट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है, रेवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। एंड एक्सपेंडिचर में भी 2 पार्ट होता है, ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपेक्स एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो जो कैपिटल वाला पार्ट है, तो उससे तो ये तो समझ रहे हैं कि देयर इज सर्टन एसेट फॉर्मेशन,
ठीक है। एंड विद दिस फ्यूचर में हमारे को बेटर होगा। तो हम कोशिश ये करते हैं, गवर्नमेंट यही कोशिश करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा कैपेक्स को मतलब कंट्रीब्यूट किया जाए, इंक्लूडिंग द बिहार गवर्नमेंट। इस बजट में देखा गया तो कैपेक्स पर ज़्यादा फोकस है, ठीक है। तो ये मेजर पार्ट रहा है, ठीक है। मैंने अभी रिसेंटली बताया कि 7 टाइम निर्मला सीतारामन किया, मोरारजी देसाई 10 टाइम, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, इसको क्लियर कर लेते हैं। लेट्स गो टू द मेजर थीम, ठीक है। जैसे हर साल बजट होता है तो कुछ कोर एरिया होते हैं जिस पर हमारा टारगेट होता है, ठीक है। तो इस बार 4 मेजर पिलर रहे, ठीक है। और उसके बाद इस 4 मेजर पिलर का अंतर्गत देखा गया कि 9 प्रायोरिटी फिक्स किया गया था, ठीक है। तो एक ही करके देखते हैं। इसमें 4 मेजर पिलर में यूथ थे, ठीक है, जिनको युवा रखा गया, ठीक है। पुअर गरीब, वीमेन महिला एंड फार्मर अन्नदाता, ठीक है। और इस बजट के अंतर्गत ये देखा गया है कि ये चारों क्लब टुगेदर करेंगे, चारों को फोकस करेंगे तो हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ होगा जो एक्सपेक्टेड रहेगा, आई मीन 6.5 to 7% इन द फाइनेंशियल 2024-25 जीडीपी, ठीक है। मतलब हमारा जीडीपी जो भी ग्रोथ है, आई मीन 2024 से 25 तक उसका ईयर का ये हम लोग कंसीडर करके चल रहे हैं, तो 6.5 से लेकर 7 के बीच में रहेगा ग्रोथ, ठीक है। अब हम आते हैं कि जो 9 प्रायोरिटी है, 4 तो थीम हो गए, उसके 9 प्रायोरिटी हैं, ठीक है। ये 9 प्रायोरिटी मतलब विकसित भारत के लिए है, 9 प्रायोरिटी फॉर द विकसित भारत जो। और देखा गया कि इस साल जो इंडिपेंडेंस था वो 78 इंडिपेंडेंस था, उसका थीम भी यही था कि विकसित भारत। तो हम लोग एक टारगेट फिक्स करके चल रहे हैं कि ठीक है, वी आर एट द अमृत काल एंड वी विल अचीव द विकसित भारत टारगेट बाई वंस इंडिया विल गेट इंडिपेंडेंट, आई मीन कंप्लीट द 2024 इंडिपेंडेंस टाइम विल गेट विकसित भारत, ठीक है। तो 9 प्रायोरिटी में इसका पहला प्रायोरिटी हमारे पास ये है कि हम प्रोडक्टिविटी एंड रेसिलियंस ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है, इस पर हम फोकस करें। यानी कि पहला प्रायोरिटी में हम देखा जाए तो एग्रीकल्चर पर हम बात करें, ठीक है। आप मुझे ये बताइएगा, इसी से रिलेट करने की कोशिश करिएगा कि कौन सा ऐसा फाइनेंस कमीशन है, सॉरी कौन सा ऐसा 5 ईयर प्लान है, ठीक है, 5 ईयर प्लान है जिसमें एग्रीकल्चर पर जिसमें ग्रीन रिवोल्यूशन है, ठीक है, ग्रीन रिवोल्यूशन है। और ये भी ये बताइएगा कि डैम इज द टेम्पल ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है, ये किसने स्टेटमेंट दिया था, ये दोनों बताइएगा, ठीक है। अब हम बजट के मेन मुद्दे पर पहुंचते हैं, जो प्रोडक्टिविटी एंड रेसिलियंस इन एग्रीकल्चर। तो देखा जाए कीवर्ड्स को तोड़ने की कोशिश किया, एक बोला प्रोडक्टिविटी और दूसरा रेसिलियंस। रेसिलियंस अगेंस्ट व्हाट? रेसिलियंस अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज, ठीक है। तो इसके लिए हम यदि क्लाइमेट चेंज हमें रेसिलियंस चाहिए तो क्या चाहिए कि हमें एक बेटर से बेटर हाई यील्ड वैरायटी का एक नया सा सीड्स चाहिए जो ड्रॉट को भी रेसिलिएंट कर लेगा, ठीक है। प्रोडक्टिविटी क्या? प्रोडक्टिविटी मतलब लेस एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करना। तो ये प्रोडक्शन करना, ये इससे क्या होगा कि फूड सिक्योरिटी को हम इंश्योर करेंगे, ठीक है। इसको ना मेंस के प्रोस्पेक्टिव से भी देखिएगा, क्योंकि बजट इकोनॉमिक सर्वे, बिहार का बजट, बिहार के इकोनॉमिक सर्वे को हम बार बार मेंस में यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है। तो देख लेते हैं इसके अंतर्गत 5 मेजर पॉइंट पर बात किया गया। एक R&D इन एग्रीकल्चर, ठीक है, जिसमें 109 न्यू हाई यील्ड सीड हम लोग डेवलप करेंगे, ठीक है। नेचुरल फार्मिंग की बात की गई है, ठीक है, जिसमें 1 करोड़ फार्मर को ये प्रमोट किया जाएगा। फिर ऑयल पर हम आत्मनिर्भर की बात कर रहे हैं। हम ये तो जानते हैं ना कि सबसे ज़्यादा हम लोग ऑयल इंपोर्ट करते हैं। टेक एग्जाम्पल, ये इंडिया रहा, ये साउथ ईस्ट एशिया रहा, तो इधर से हम लोग बहुत, जैसे मलेशिया हो गया, ठीक है, सिंगापुर हो गया, तो यहाँ से हम लोग बहुत सारा पाम ऑयल इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो ऑयल सीड के मामले में हम आत्मनिर्भर होने की बात कर रहे हैं, ठीक है। वेजिटेबल क्लस्टर की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। वो क्लस्टर होता क्या है? बेसिकली ये एक एरिया है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, ये तीनों को क्लब कर देंगे। यानी कि कोई भी सिटी है, टेक एग्जांपल हम लोग पटना लेके चल रहे हैं या दिल्ली लेके चल रहे हैं, तो उसके जो भी अगल बगल एरिया है इसको क्लस्टर हम लोग करने की कोशिश करेंगे वेजिटेबल। इससे क्या होगा कि लॉजिस्टिक कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगा। लॉजिस्टिक कॉस्ट रिड्यूस होगा तो क्या होगा कि जो फूड इन्फ्लेशन है स्पेशली इन टर्म्स ऑफ वेजिटेबल वो रिड्यूस होगा, ठीक है। तो हम लोग इसका बात कर रहे हैं इस बजट में, ठीक है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट टारगेट, जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है, उसको हम लोग एग्रीकल्चर में लाने की बात कर रहे हैं। जैसे टेक एग्जांपल, आजकल हम लोग सुन रहे हैं ना कि लैंड रिकॉर्ड डिजिटलाइज हो रहा है, ठीक है। तो बहुत सारे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को हम लोग एग्रीकल्चर में यूज़ करने की बात कर रहे हैं। तो ये हम लोग पहला प्रायोरिटी रहा, ठीक है, 9 प्रायोरिटी में से जो प्रोडक्टिविटी एंड एग्रीकल्चर रेसिलियंस की बात कर रहा था। अब हम अगला पहुँच रहे हैं। इसमें सेकेंड प्रायोरिटी हमारा ये है कि एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग, एम्प्लॉयमेंट,
अभी ज़्यादा अंदर नहीं जाइए, बस समझने की कोशिश कीजिए ऊपर पॉइंट से। एम्प्लॉयमेंट किसको देना है? जिनके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं उनको देंगे, ठीक है। स्किलिंग, जो ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं मगर हाँ वो लो स्किल पर्सन से हाई स्किल की तरफ मूव ऑन करना है, ठीक है। क्योंकि हमारे पास क्या हो रहा है कि अभी नाउअडेज टेक्नोलॉजी बहुत सारे आ रहे हैं, तो जॉब में ले ऑफ हो सकता है। रीज़न ये है कि हमारे पास अप्रोप्रिएट स्किल नहीं है, ठीक है। जो इंडस्ट्री है और जो स्टूडेंट है उसमें एक गैप है, सर्टन गैप है, ठीक है। इस गैप को फिल करने के लिए हमें आप स्किलिंग की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो एक एक करके देखते हैं कि इसमें भी कौन सा प्रायोरिटी है, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, ठीक है। आपने नाम सुना होगा ना, लास्ट 69th में क्वेश्चन भी आया था PLI के बारे में, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव, ठीक है। तो उसी प्रकार एम्प्लॉयमेंट लिंक इंसेंटिव स्कीम, ठीक है। ये मतलब एम्प्लॉयमेंट जितना जनरेट होगा उसके अनुसार मतलब उनको इंसेंटिव दिया जाएगा, ठीक है। वीमेन पार्टिसिपेशन को वर्कफोर्स में इंक्रीज़ किया जाएगा, ठीक है। मतलब इस पर ज़्यादा एम्फेसिस किया गया है। तो बहुत सारे हॉस्टल खोले जाएंगे, ठीक है। क्रेज भी खोले जाएंगे, ठीक है। फिर स्किलिंग प्रोग्राम, ठीक है। टाई अप विद इंडस्ट्री, मतलब एक होता है ना कि बहुत सारे इंडस्ट्री के साथ हम लोग टाई अप करने की कोशिश कर रहे हैं कि बहुत सारे बंदे को हम लोग स्किल अप करें, ठीक है। मॉडल स्किल लोन भी प्रोवाइड किएगा, एंड लोन फॉर द हायर एजुकेशन जो 10 लाख मिलेगा, एंड लोन फॉर द स्किल वाला वो 7.5 मिलेगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब लेट्स गेट बैक टू द थर्ड प्रायोरिटी। थर्ड प्रायोरिटी बोला इंक्लूसिव ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस, ठीक है। सोशल जस्टिस, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड इंक्लूसिव, यहाँ 3 कीवर्ड है, ठीक है। अब हम देखते हैं इंक्लूसिव क्या होता है। इंक्लूसिव मतलब डेवलपमेंट फॉर एवरीवन, ठीक है। नो वन इज लेफ्ट बिहाइंड, वीमेन, वनरेबल सेक्शन, ठीक है। सारे बंदे को हम ग्रोथ लाएंगे। फिर रूरल पार्ट को, ठीक है। ये सारे को इंक्लूसिव। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जो भी बंदे हैं उनमें एक हम लोग ना ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कोर्सेज करने की उन्हें अप स्किलिंग के थ्रू करें, ठीक है। सोशल जस्टिस मतलब ये हुआ कि सोशल जस्टिस को इंश्योर करना है कि मैनी ये टाइम क्या होता है कि बहुत सारे वनरेबल सेक्शन हमारे बहुत पीछे होते हैं, एग्जांपल ट्राइबल पीपल, ठीक है। तो हम उनको ना मतलब एक डेवलपमेंट के भावना से इक्वल ट्रीट करने की कोशिश करेंगे, सो दैट एवरीवेयर इक्वल मतलब डेवलपमेंट हो, ठीक है। एक एक करके हम लोग देखते हैं। सैचुरेशन अप्रोच, इनहेंसिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द गवर्नमेंट स्कीम। सैचुरेशन अप्रोच ये है कि टेक एग्जाम्पल कोई भी गवर्नमेंट स्कीम आता है, टेक एग्जाम हम लेते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना का, ठीक है। तो हमारा सर्टन टारगेट होगा, मान के चलते हैं 100 टारगेट है, ठीक है। इसको सैचुरेशन मतलब इसका एक पूरा नियर आ जाना, टेक एग्जाम्पल 100 में से हम ये बोल सकते हैं कि 98%, इसको सैचुरेशन लेवल बोलेंगे। तो सैचुरेशन लेवल बात की गई, ठीक है। पूर्वोदय स्कीम की बात की गई कि विकसित विकास भी और विरासत भी, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है कि देयर इज 2 थिंग्स। ये हमारा इंडिया रहा, राइट, ऐसे करके यहाँ अमृतसर है और यहाँ कोलकाता है। एग्जैक्ट मैप नहीं है बट कोशिश, 1 मिनट मैं बना ही दे रहा हूँ एग्जैक्ट मैप। ये अमृतसर रहा, ठीक है। और ये रहा हमारा कोलकाता, ओके। और बीच में हमारा बिहार पड़ा और जहाँ गया आ गया। तो ये एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की बात हो रही है कि हम अमृतसर से कोलकाता एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का मतलब डेवलप करेंगे, जो बिहार को, झारखंड को, उड़ीसा को, वेस्ट बंगाल को और आंध्रा को मतलब इस स्कीम के थ्रू बेनिफिट देगा, ठीक है। और गया में इसका नोडल सेंटर होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा बिहार के पर्सपेक्टिव से भी ये स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली पूछ लेगा कि पूर्वोदय मिशन किस चीज़ से रिलेटेड है, ठीक है। प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान, ठीक है। ये फॉर द ट्राइबल पीपल, तो 5 करोड़ ट्राइबल पीपल को बेनिफिट देने की बात हो रही है, ठीक है। फिर ये है कि इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का ब्रांच मोर देन 100 नॉर्थ ईस्ट में खोला जाए। देखा जाए तो नॉर्थ ईस्ट में बहुत कम ही ब्रांच है, ठीक है। तो इसमें मोर देन 100 ब्रांच खोलने की बात हो रही है, ठीक है। एंड रूरल डेवलपमेंट की बात हो रही है, जिसमें कि रूरल डेवलपमेंट में सबसे ज़्यादा रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा दिया जाएगा। टेक एग्जाम्पल रूरल डेवलपमेंट पे आता मेजर क्या आ गया, इंफ्रा में रोड हो गया, ठीक है। ऑल वेदर कनेक्टिविटी की बात की गई है, तो ठीक है। ये तीसरा पॉइंट रहा मेजर प्रायोरिटी। लेट्स गेट बैक टू द फोर्थ ये बोले मैन्युफैक्चरिंग एंड द सर्विस, ठीक है। सोचिए सर्विस का कितना % कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में, एंड मैन्युफैक्चरिंग का कितना है, ठीक है। और इसका टारगेट क्या है। देखा जाए तो नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी जो है उसका टारगेट ये था कि 2025 तक हम 25% ऑफ जीडीपी कंट्रीब्यूट करें, ठीक है। जो अभी प्रेजेंट मान के चलते हैं
17% के रेंज में है। सबसे ज़्यादा सर्विस सेक्टर का है, ठीक है। दैट इज द रीज़न प्राइमरी सेक्टर से हम प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर हम डायरेक्टली जंप कर गए हैं। इसीलिए हम लोग जॉबलेस ग्रोथ, मतलब मेनी इकोनॉमिस्ट ये बोले हैं कि इंडिया इज़ फेसिंग द जॉबलेस ग्रोथ, ठीक है। रीज़न ये है कि वी डिडंट गो स्टेप बाय स्टेप, डायरेक्टली वी जंप फ्रॉम प्राइमरी टू टर्सरी, ठीक है। एक एक करके पॉइंट देखते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस में क्या है। मैन्युफैक्चरिंग में ये बोला गया कि जो MSME है, ठीक है, उनको हम लोग फाइनेंस का उनका प्रॉब्लम होता है, बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम होता है, तो उनको हम लोग अप टू 100 करोड़ देने की बात की है। मुद्रा जो स्कीम था, याद रखिएगा, बहुत इस बार का सबसे इंपॉर्टेंट है बजट के अनुसार देखा जाए तो, क्वेश्चन पूछ लेगा। जो मुद्रा में तरुण स्कीम था उसको रुपये 15 लाख था पहले, अब उसको बढ़ा के उसका लिमिट को 20 लाख कर दिया गया है, ठीक है। फूड रेडिएशन सेंटर, मतलब जो भी फूड सेफ्टी टेस्टिंग के लिए होता है, तो ये उसके खोला जाएगा। और याद रखिएगा ये बिहार का न्यूज़ है, बिहटा में फूड रेडिएशन यूनिट खोला गया है बिहार में, ठीक है। फिर ई कॉमर्स एक्सपोर्ट हब खोला जाएगा ऑन द PPP मॉडल, ठीक है। इंटर्नशिप कराया जाएगा 1 करोड़ यूथ को, ठीक है, अप टू इन 5 ईयर, ठीक है, जो 500 टॉप कंपनी के साथ रिलेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ क्लियर है, इससे क्या होगा कि हमारा अप स्किलिंग होगा, जो हमारा एकेडमी एंड इंडस्ट्री का गैप है, एकेडमी एंड इंडस्ट्री का गैप ये फील होगा, क्योंकि टॉप 500 कंपनी के साथ इंटर्नशिप जब हम करेंगे तो हमारे को समझ में आएगा कि स्किल गैप कितना है, ठीक है। क्लियर है। सो लेट्स गेट बैक टू द 5th इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी, अर्बन डेवलपमेंट है। तब अब पहले अंदर जाने से पहले सोचिए अर्बन में क्या आ सकता है। अर्बन हाउसिंग आ सकता है, ठीक है, सैनिटेशन आ सकता है, क्योंकि इधर देखा जाए तो स्लम का इशू होता है अर्बन में, ठीक है। फिर वेंडर का कोई इशू आ सकता है, तो ऐसे मेजर इशू आ सकते हैं, तो ऐसे हमें सोचना है। गुड गवर्नेंस का इशू आ सकता है, राइट। तो अब हम मेजर पॉइंट में आते हैं कि पहला ही बात करें कि अर्बन हाउसिंग का, ठीक है। तो प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.0 ये एड्रेस कर गया 101 करोड़ अर्बन पुअर को एंड द मिडिल क्लास को, याद रखिएगा। अब मुझे ये बताइएगा, यही रिलेट करने की कोशिश कीजिएगा कि मैंने बात किया था दो या 3 वीडियो पिछले वाले में कि अर्बन जो हाउसिंग है उसको कौन सा मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, ठीक है। एंड साइमल्टेनियस जब इसका आंसर कीजिएगा कमेंट में तो ये भी बता दीजिएगा कि रूरल हाउसिंग वो कौन सा मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, ठीक है। फिर दूसरा बात ये कहेगा कि वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन, ठीक है, प्रमोट द प्रोजेक्ट फॉर द 100 लार्ज सिटीज़ एंड प्रधानमंत्री स्वनिधि डेवलप 100 वीकली हार्ट्स, ठीक है, एंड स्ट्रीट फूड वंडर। जो भी वेंडर होते हैं, जो प्रधानमंत्री स्वनिधि वो कोविड के टाइम आया था, ठीक है। रीज़न ये था कि इनको बहुत ज़्यादा तंगी हो रही थी फाइनेंशियली, तो गवर्नमेंट ट्राई टू गिव सम टाइप ऑफ सब्सिडी सो दैट दे कैन रिवाइव देयर वर्क, ठीक है। तो उसमें 100 वीकली हार्ट की बात हुई। जैसे एग्जांपल दिल्ली में क्या चलता है कि दिल्ली में ये चलता है कि ऑन वीकली बेसिस देयर विल बी मार्केट, जिसको हम लोग संडे मार्केट बोलते हैं, तो उसी प्रकार 100 वीकली मार्केट की बात की गई है, ठीक है। ये क्लियर है। लेट्स गेट बैक टू द एनर्जी सिक्योरिटी। अब एनर्जी सिक्योरिटी सोचिए, अगेन आपको पहले सोचना, उसके बाद फिर इसका इंपॉर्टेंट हाईलाइट देखना। तो एनर्जी सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, हमें अचीव भी करना नेट जीरो, ठीक है, नेट जीरो बाई 2070। तो इसमें क्या है कि हमें रिन्यूएबल पर ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। तो रिन्यूएबल में देखा गया तो इसमें क्या है कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, ये किसी से रिलेटेड रूफटॉप सोलर प्लांट, ठीक है, 1 करोड़ हाउस होल्ड में लगाने की बात की गई है एंड न्यूक्लियर एनर्जी पर फोकस किया गया, ठीक है, क्योंकि इसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा जब इंडिया विल अचीव द विकसित भारत, ठीक है। तो क्लियर है यहाँ तक। और अब अगला पॉइंट पर पहुँचते हैं 7th, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या हो गया, एज ए ह्यूमन इंफ्रास्ट्रक्चर, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में रोड हो गया, ठीक है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। तो देखा गया तो इंफ्रास्ट्रक्चर में कैपेक्स पे हम लोग ज़्यादा बात किए कि कैपिटल एक्सपेंडिचर वो ज़्यादा हम लोग खर्च किए हैं, ठीक है, वो 3.4% ऑफ द GDP है, ठीक है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 4th की बात की गई है। अब आपको ये सोचना है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कौन से प्रधानमंत्री लेकर आए थे, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि ऑल वेदर कनेक्टिविटी विल बी प्रोवाइडेड टू 25,000 रूरल हैबिटेट, ठीक है। तो क्लियर है ये। फिर बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत ही एक चीज़ बात की गई कि हमेशा हम लोग सुनते हैं कि कोशी में फ्लड आ गया है एंड द एरिया गॉट अफेक्टेड, किशनगंज, सुपौल, ये सारा एरिया। तो उसके अंतर्गत एक इंफ्रास्ट्रक्चर के फ्लड मिटिगेशन की बात की गई है, कोसी मेची इंट्रा स्टेट लिंक के बारे में, ठीक है। क्लियर है। तो बिहार के पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
लेट्स गेट बैक टू द 8th प्रायोरिटी। 8th प्रायोरिटी बोलता है इनोवेशन एंड R&D। ठीक है, अगेन अब सोचिए कहाँ कहाँ इनोवेशन हो सकता है। ठीक है, तो एंड R&D तो मेजर तो हम लोग हमेशा आजकल सुन ही रहे हैं, 2023 से लेकर कि स्पेस डे हो गया। ठीक है, यानी कि स्पेस एक मेजर एरिया है कि हम लोग स्पेस इकोनॉमी की बात करें, जहाँ वेंचर कैपिटल फंड ऑफ 1000 करोड़ टू एक्सपेंड द स्पेस इकोनॉमी। ठीक है, अब आपको ये सोचना व्हाट इज़ वेंचर कैपिटल। ये कमेंट कीजिए, नहीं आ रहा फिर कमेंट कीजिए, नहीं आ रहा तो मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, देखा जाए अगला पॉइंट है कि अनुसंधान नेशनल रिसर्च फंड। ठीक है, देखा गया कि हमारा जो जीडीपी है उसका 0.28% ही हम लोग कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं रिसर्च में। ठीक है, यदि हमें वाकई में विकसित भारत बनना है तो हमारे को इस पर ज़्यादा से ज़्यादा जीडीपी का फोकस करना होगा, क्योंकि बहुत सारे थिंग्स में हम लोग तो रॉयल्टी पे कर रहे हैं। टेक एग्जांपल, हम आत्मनिर्भर डिफेंस में बन रहे हैं, मगर हम रिसर्च बहुत कम कर रहे हैं, हम बोरो कर रहे हैं यूएसए से। ठीक है, तो हमारे को इस पर ज़्यादा फोकस करना होगा, बेसिक रिसर्च एंड प्रोटोटाइप डेवलपमेंट पर। ठीक है, 9th एंड द लास्ट प्रायोरिटी इस बजट का नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म। नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म में ये आ गया कि लैंड रिफॉर्म हो गया, राइट, क्लाइमेट चेंज फाइनेंस, ठीक है, एफडी हो गया, राइट, फिर देखा जाए टैक्स रिफॉर्म हो गया। तो एक एक करके देख लेते हैं। लैंड रिफॉर्म में देखा गया तो इंटीग्रेटेड, ठीक है, लेबर रिफॉर्म में देखा गया कि जो ई पोर्टल है, ठीक है, ई पोर्टल से इंटीग्रेट करने की बात करिए, क्योंकि हमारा देखा गया है तो मोर देन 90% वर्क फोर्स अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है। ठीक है, तो इसको हम लोग इंटीग्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, क्लाइमेट फाइनेंस की बात करिए, इनहेंसिंग द कैपिटल अवेलेबिलिटी फॉर द क्लाइमेट एडॉप्टेशन एंड मिटिगेशन। ठीक है, फिर देखा जाए तो जो एफडीआई है जो बाहर से आता है, व्हाट इज़ एफडीआई, अब ये सोचिए, एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एफडीआई एंड एफपीआई। ठीक है, कोई भी कंपनी में यदि मोर देन 10% है तो उसको एफडीआई में कंसिडर करते हैं, और लेस देन 10% उसको एफपीआई में कंसिडर करते हैं। एफडीआई में क्या होता है कि एक मैनेजमेंट टीम आता है, ठीक है, उसमें मतलब दे वांटेड टू स्टे एंड ग्रो। ठीक है, बट हाँ एफपीआई में क्या होता है कि ओनली प्रॉफिट मोटिव होता है। तो एक बार इस टॉपिक को क्लियर कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसका जो भी एफडीआई का रूल है वो हम लोग इस कोशिश करेंगे मोर सिंप्लीफाई करेंगे। अब क्वेश्चन ये है कि एज फॉर द बजट 2024-25 एज फॉर द इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 ये बताइए कि सबसे ज़्यादा एफडीआई कौन से देश से हमारे देश में आया है। ठीक है, एंड कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा मिला। ठीक है, तो ये दोनों आंसर कीजिए। फिर देखा जाए तो टैक्स रिफॉर्म के बारे में, एंजल टैक्स था उसको एबॉलिश कर दिया गया है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, आपको ये समझना होगा व्हाट इज एंजल टैक्स। एंजल टैक्स वो टैक्स होता है कि जो इनिशियल फेज पे कोई भी स्टार्टअप गेन करता है, मतलब बोरो करता है, उसका जो टैक्स है हटा दिया गया। रीज़न ये है कि इनिशियल फेज पे यदि हम टैक्स देने लगेंगे तो फिर हम ग्रोथ कैसे कर पाएंगे। ठीक है, कॉर्पोरेट जो टैक्स था उसको 40% से रिड्यूस करके 35% में ला दिया गया है। रीज़न ये है कि बहुत सारे फॉरेन जो भी एफडीआई लेकर आते थे कंट्री, तो वो उनका कंप्लेन था कि इंडिया में कॉर्पोरेट टैक्स बहुत ज़्यादा है। यदि कॉर्पोरेट टैक्स बहुत ज़्यादा तो हमारे पास इन्वेस्टमेंट बहुत कम होगा। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए हम टैक्स कॉर्पोरेट टैक्स को 40% से रिड्यूस करके 35% पे लेकर आ गए हैं। ठीक है, ये क्लियर है। अब हम मेजर हाईलाइट देख लेते हैं इस बजट का। जैसे टेक एग्जाम्पल, बिहार बजट में देखे थे कि बिहार बजट का एफडी कितना है, फिजिकल डेफिसिट कितना है, बताइए कितना है, कितना परसेंट ऑफ जीडीपी है, स्टेट जीडीपी 2 पॉइंट कुछ था, मैंने बताया था। ठीक है, डेफिसिट यहाँ देखा जाए तो इंडिया गवर्नमेंट का कितना कि 4.9% ऑफ द जीडीपी। ठीक है, रेवेन्यू डेफिसिट 1.8 है, प्राइमरी डेफिसिट 1.4 है। अब आपको ये समझ व्हाट इज प्राइमरी डेफिसिट। जो भी डेफिसिट है, फिजिकल डेफिसिट, उसका इंटरेस्ट हटा दें तो प्राइमरी डेफिसिट आ जाता है। इफेक्टिव डेफिसिट देखा जाए, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट 0.16% है। तो ये मेजर हाईलाइट है, थोड़ा देख लीजिएगा। अब ये देखा गया कि ठीक है हम एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, मगर सबसे ज़्यादा एक्सपेंडिचर कहाँ कर रहे हैं, तो ये हम डिफेंस पे कर रहे हैं। उसके बाद फॉलोड बाई रूरल डेवलपमेंट पे कर रहे हैं। थर्ड एग्रीकल्चर एंड अलाइड पे कर रहे हैं, होम अफेयर, हेल्थ, एनर्जी एंड सोशल। ठीक है, ये जब गवर्नमेंट बना, इस प्रेजेंट गवर्नमेंट बना, तो देखा गया कि बिहार एंड आंध्र प्रदेश बहुत ज़्यादा ही कंट्रीब्यूट किए हैं बिकॉज कोलिशन गवर्नमेंट फॉर्म करने में, राइट। तो इसके अंतर्गत ये तो क्लियर था कि बिहार को एंड आंध्रा को एक लार्ज पैकेज मिलने वाला है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि इस बजट में बिहार को कितना मिला,
बिहार को 58,900 करोड़ रुपए मिला, ठीक है, उसमें से 26,000 करोड़ रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पर होगा, ठीक है, और आंध्र प्रदेश को 15,000 करोड़ मिला जो कैपिटल सिटी डेवलपमेंट में यूज होगा। जैसे टेक एग्जाम्पल आंध्रा एंड तेलंगाना जब सेपरेट हुआ तो आंध्रा का न्यू कैपिटल जो अमरावती है उस पर एक नया सिटी डेवलपमेंट की बात की गई, तो उसके लिए मतलब 15,000 करोड़ की बात की गई। तो ये एक मेजर हाईलाइट रहा बजट का, ठीक है। आप रिलेट करने की कोशिश कीजिएगा बिहार के बजट से एंड ट्राई टू रिमेंबर टुगेदर, ठीक है। एंड बस प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से ही नहीं याद रखने की कोशिश कीजिएगा, कोशिश ये कीजिएगा कि इसको हम ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम से मैक्सिमम इसका बेनिफिट उठा सकें, क्योंकि मेंस में भी, क्योंकि मेन जैसे हम पीटी क्लियर करेंगे तो हमारे पास बर्डन बहुत ज़्यादा आ जाएगा, क्योंकि हमें आंसर राइटिंग भी प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो प्लीज़ इसको अभी इतना इसको इनग्रेन कर लीजिए अपने दिमाग में कि सो दैट कि हमारे लिए इजी रहेगा जब आंसर राइटिंग करेंगे, तो हम बार बार इसको डाल सकते हैं कि एज़ फॉर द यूनियन बजट 2024, एज़ फॉर द बिहार बजट 2025, ठीक है, 24-25, तो ऐसे करके हमें यूज़ करना है, ठीक है। ये 2 छोटा सा वीडियो है, मगर इसको हमारा ना उपयोग बहुत ज़्यादा है, ठीक है, आंसर राइटिंग मेंस के पर्सपेक्टिव से भी एमपीटी के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। बस इतना ही रहा। कोई भी डाउट है प्लीज़ आप कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए, ठीक है, टेलीग्राम से, या नहीं तो कमेंट में मैसेज कीजिए, ठीक है। देखिए क्या होता है कि पढ़ाते समय बहुत सारे मिस्टेक भी हो सकते हैं, ठीक है। आई एक्सेप्ट डैट, आई एम ए ह्यूमन बींग्स, आई विल करेक्ट दैट मिस्टेक, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप बस आइए, और हाँ, कोई भी यदि डाउट हो रहा है, कोई भी मिस्टेक हो रहा है तो आप प्लीज़ बताइए, ठीक है। देयर इज़ नथिंग रॉन्ग, ठीक है, वी वांट टू ग्रो टुगेदर, ठीक है। सो थैंक यू, हैव ए गुड डे।